चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम अपने पास है एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या क्या टॉपिक्स हैं एक बार समझ लेते हैं ऊपर ऊपर से। देखो, सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर जाता है रेट ऑफ चेंज, कि किसी भी एक चीज का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम या कोई और दूसरा वेरिएबल, ये अपने पास जाता है पहला टॉपिक इसके अंदर। जनरली इसमें क्वेश्चन कुछ 2D के आते हैं, कुछ 3D के आते हैं। कैसे सवाल आ रहे होंगे कि हमें एक सर्कल दिया, उस सर्कल के अंदर हमने एक स्क्वायर बना दिया। अब बोला गया कि सर्कल का जो है उसका रेडियस इस रेट से चेंज हो रहा है, तो स्क्वायर का एरिया किस रेट से चेंज हो रहा होगा वो बताना है। ठीक बात। हमारे पास से एक स्फेयर दिया और स्फेयर के अंदर एक कोन बना दिया, फिर उसमें बता दिया कि स्फेयर का रेडियस इस रेट से चेंज हो रहा है, तो उसमें जो कोन जा रहा है उसका वॉल्यूम किस रेट से चेंज होगा। ठीक बात। एक दीवार के सहारे सीढ़ी खड़ी है, सीढ़ी जो है वो यहाँ से खींची जा रही है, खींची जा रही है इस रेट से किसी एक रेट से। जब उसको नीचे खींचा जाएगा तो उस केस में वो उसका हाइट भी कम होता जाएगा, क्योंकि ऐसे नीचे जाएगी तो वो किस रेट से जा रहा है या उसका एंगल जो चेंज हो रहा है वो किस रेट से चेंज हो रहा है। तो कुल मिला के अपने को पूछा जाएगा कि एक गिवन चीज के अंदर ये रेट से चेंज हो रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरा जो है उसमें किस रेट से चेंज हो रहा होगा। ठीक बात। ये आ गया पहला रेट ऑफ चेंज एक का विद रिस्पेक्ट टू अनदर। दूसरा टॉपिक इसके अंदर अपने पास जाता है मैक्सिमा और मिनिमा का, कि अपने पास एक फंक्शन है, उसके बाद अपने पास जाता है फंक्शन जो है वो मोनोटॉनिक है या नहीं है। मोनोटॉनिक होने का मतलब कि फंक्शन जो है वो एक जैसा बिहेव करता है कि नहीं करता। एक जैसा बिहेव करने का मतलब कि वो फंक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है या लगातार घटता जा रहा है। लगातार बढ़ता जा रहा है तो उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है, वर्धमान फलन, और लगातार घटता जा रहा है तो उसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है, ह्रासमान फलन। या फिर फंक्शन के बारे में बोला जाएगा कि फंक्शन जो है ये अलग अलग इंटरवल में इंक्रीज और अलग अलग में डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें कौन कौन से इंटरवल में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और कौन कौन से इंटरवल में ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो कुल मिला के फंक्शन के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने के बारे में बात की जाएगी। फिर हम लोग थर्ड टॉपिक की बात करते हैं इसके अंदर, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। कि ग्राफ अगर एक बार ऊपर जाके नीचे आया मतलब उसने कुछ ना कुछ मैक्सिमम वैल्यू दी, ग्राफ नीचे जाके ऊपर गया तो उसने उस इंटरवल के अंदर एक मिनिमम वैल्यू दी। तो ऐसा पूरे फंक्शन के अंदर कितनी बार ग्राफ ने मैक्सिमम वैल्यू या कितनी बार ग्राफ ने मिनिमम वैल्यू दी, और ओवरऑल उसके अंदर से सबसे मैक्सिमम या सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी रही, ये सब हमको बताता है मैक्सिमम मिनिमम वाला। तो एक टॉपिक अपने पास मैक्सिमम मिनिमा जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर अपने पास जाता है टेंजेंट और नॉर्मल के लिए। अब टेंजेंट और नॉर्मल वैसे रिड्यूस टॉपिक है, लेकिन हम लोग इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, एडवांस के लिए आता है और यहाँ पे भी कुछ कुछ काम आ जाता है। उसमें क्या जाता है, एक तो टेंजेंट नॉर्मल की डेफिनेशन समझ आती है अपने को, उनकी इक्वेशन अपने से पूछेगा कि दो कर्व एक दूसरे को ऐसे कट कर रहे हैं तो उसकी टेंजेंट या कुछ अपने पास कॉमन टेंजेंट या उनके बीच का एंगल पूछ लेगा, कुछ ऐसा। ठीक बात। फिर अपने पास एक इसी के अंदर जाता है कि अगर एक पॉइंट है, मतलब टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, नॉर्मल का लेंथ क्या होता है, सब टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, सब नॉर्मल का लेंथ क्या होता है, यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल, इससे रिलेटेड टॉपिक जाता है। ये खत्म होने के बाद में अपने पास लास्ट में जाता है कि जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ और अगर अपने पास एप्लीकेशन है तो उससे रिलेटेड भी कुछ एप्लीकेशंस होती है जो ज्योमेट्री के अंदर यूज आ रही होती है। जैसे अपने पास ऐसा दे रखा है कि दो नंबर्स हैं या एक्स वाई जेड है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू जो जा रहा है वो इतना जा रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगा। तो कुल मिला के ये अपने पास जो क्वेश्चन जाइए, सेमी सर्कल के अंदर हमने एक रेक्टेंगल बनाया, अगर ऐसा बनाया तो उसके लिए मैक्सिमम एरिया क्या पॉसिबल होगा। हमने आपको एक सर्कल के अंदर या स्फेयर के अंदर एक कोन बनाना है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम का क्या कोन पॉसिबल है, या उसका अगर पॉसिबल होगा तो उसके हाइट और उसका जो जो भी एडिशनल डायमेंशन जा रहे होंगे उनसे रिलेटेड कोई बात पूछ लेगा। तो ये सब जो जाता है ये फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में जा रहा होता है। तो ऐसा करके हमारे पास ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर जाते हैं। टॉपिक ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है, चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। मुश्किल नहीं है, इजी चैप्टर में जाता है। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम लेगा, मतलब टॉपिक ज़्यादा है तो समय लेता है। ठीक बात। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक का नाम लिखो, डेरिवेटिव एज रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर के रूप में अवकलन। डेरिवेटिव अब ये कैसे जा रहा है, अगेन सेम, एक किसी भी एक शेप के किसी भी डायमेंशन में चेंज हो रहा होगा, और हमको किस उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो या तो समय के रिस्पेक्ट में बताना पड़ेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में, जो भी डिफरेंशिएशन जा रहा है, मतलब जो भी चेंज जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टी, या हो सकता है किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकालना पड़े, हो सकता है रेडियस के रिस्पेक्ट में, हो सकता है एरिया के रिस्पेक्ट में, हो सकता है डायमीटर के रिस्पेक्ट में, जिस भी रिस्पेक्ट में हमको निकालना पड़ रहा है। रेट ऑफ चेंज हमें समझ आता है, सारा डिफरेंशिएशन ही है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ वाई का रेट ऑफ चेंज समय के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या निकालना है हमको, dy बाई डी एक्स। अगर मुझे x dy बाई डी टी,
अगर मुझे x का डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है तो dx बाई डी टी, y का रेट ऑफ चेंज रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है r के रिस्पेक्ट में तो dy बाई डी आर। तो कुल मिला के हमें पता होना चाहिए कि हमसे पूछा क्या है। तो हमें इस सवाल के अंदर क्या होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन देगा और कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहा होगा। तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन पूछ रहा होगा पहले तो हमारे ब्रेन में वो क्लियर होना चाहिए हमको फाइनली चाहिए क्या। तो अगर मेरे को बोला गया इसका रेट ऑफ चेंज बता दो इसके रिस्पेक्ट में, तो हमें ये पता चल गया जैसे y का रेट ऑफ चेंज पूछ लिया। अच्छा कुछ दिया नहीं कि किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, जब कुछ ना दिया गया हो तो बाय डिफॉल्ट किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा, समय के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मतलब हमें dy बाई डी टी निकालना है। तो हमने ब्रेन में कहीं लिख लिया कि dy बाई डी टी निकालना है। अब उसके हिसाब से हम लोग अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते जाएंगे। अब वो कहां से बनेगा, उसके लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब फंक्शन अपने पास जैसे मान लिया कि वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज पूछ लिया, तो हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा, डी वॉल्यूम अपॉन डी टी निकालना है। अब डी वॉल्यूम अपॉन डी टी निकालोगे तो उसमें कोई ना कोई अपने पास अननोन वेरिएबल होगा। जैसे हमेशा सवाल ऐसा जाएगा, जैसे अगर मैं स्फीयर की वॉल्यूम की बात करता हूं तो स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला हमको आना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये 4/3 पाई आर क्यूब के अंदर किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, ये आर के रिस्पेक्ट में। अब मेरे से पूछा है यहां से डी ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं क्या निकाल रहा हूँ यहां से, तो यहां से dv अपॉन dt निकालना है। अब dv अपॉन dt जब निकालेंगे तो ये जाएगा d, और इसका मतलब हो गया 4/3 पाई आर क्यूब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कुछ ऐसा ही निकालेंगे। अब ये निकालेंगे तो यहां से 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट हो गया, और आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर। अब दिक्कत क्या है, ये तो हमने r के रिस्पेक्ट में निकाला है, चाहिए t के रिस्पेक्ट में, तो r का डिफरेंशिएशन कितना होगा, dr अपॉन dt, और ये हमको किसी ना किसी फॉर्म के अंदर दे रखा होगा। तो कुछ ना कुछ हमें एडिशनल दिया होगा, और जो दिया होगा उससे हम लोग इसका वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे, और रखते ही हमारा सवाल खत्म हो गया। तो कुल मिला के हमको क्या पता करना है कि हमको किसका डिफरेंशिएशन करना है और किसके रिस्पेक्ट में करना है। जैसे हमको ये पता चल गया, अब हम उसका स्टार्ट कर दो सॉल्यूशन। लास्ट के अंदर ये चीज है जो अलग से बचेगा, जो अलग से बचेगा वो कहीं ना कहीं अपने को दिया गया होगा, जो दिया गया होगा वहां से इसकी वैल्यू उठाएंगे, यहाँ पुट करेंगे और सवाल खत्म हो जाएगा। क्लियर बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। सिंपल से सवाल से करते हैं, स्टार्ट करो। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ता हो तो इस वर्ग के अंदर बनाए गए, तो इस वृत्त के अंदर बनाए गए वर्ग के क्षेत्रफल के बढ़ने की दर ज्ञात करो। ठीक है, इंग्लिश में लिखो, इफ एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीज at the rate of 2 centimeter square per second, then find the rate at which area of inscribed square, find the rate at which area of inscribed square increases. Find the rate at which area of inscribed square increases. inscribed square मतलब समझ आता है, जो सर्कल के अंदर बना हुआ है। हम एक सर्कल दे रखा है, हमें एक स्क्वायर दे रखा है, सर्कल के अंदर स्क्वायर बन गया, और हमें जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं यहाँ से। हमको ये गिवन है कि हमें गिवन है यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल चेंजेस एट द रेट ऑफ इतना। एरिया ऑफ सर्कल मतलब हमें दे रखा है डिफरेंशिएशन ऑफ यहाँ से एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये अपने को गिवन है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये अपने को सवाल दे रखा है, मतलब गिवन है इंफॉर्मेशन, और अपने से यहाँ पे अगर ये गिवन है तो इसको सॉल्व करें तो ये क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ से डिफरेंशिएशन एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला अपने पास जाता है पाई आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये dt हो गया। इसको सॉल्व करें तो यहाँ से कितना जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो पाई कांस्टेंट है, और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अपने पास यहाँ से आ जा रहा है 2r, यहाँ से आ गया 2r, और फिर r का डिफरेंशिएशन ये अपने पास आ गया यहाँ से, r का डिफरेंशिएशन मतलब dr विद रिस्पेक्ट टू dt, और ये अपने को दे रखा है 2 के बराबर। कोई कंफ्यूजन नहीं, यहाँ से अगर है तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल होने के बाद dr अपॉन dt का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। dr अपॉन dt का वैल्यू ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन पाई आर। ये हमारे पास अभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन थी वो मिल गई, इसको हमने साइड में लिख दी। अब हमें जो चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। हमें यहाँ से जो फाइंड करना है उस पे आ जाते हैं, और वो हमको फाइंड क्या करना है, हमसे पूछा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड स्क्वायर, यानी कि जो अंदर स्क्वायर बना है इसका रेट ऑफ चेंज अपने से पूछा है। मतलब यहां से डिफरेंशिएशन अपने को बोला है यहाँ से एरिया ऑफ स्क्वायर,
इस वर्ग का एरिया किसके रिस्पेक्ट में, वही समय के रिस्पेक्ट में, मतलब विद रिस्पेक्ट टू dt। ये हमको निकालना है। अब ये हमको चाहिए तो यहां से एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड स्क्वायर। अब इस साइड स्क्वायर के लिए साइड निकालनी है। अब साइड जो निकालोगे वो आप उसी रिस्पेक्ट में निकालोगे जो वेरिएबल हमने ऊपर लिया, यानी कि आर के रिस्पेक्ट में। तो हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमें पूछा है उसके फॉर्मूले में जो वेरिएबल्स आ रहे हैं वो वेरिएबल हम उसी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो आर है अगर हमारे पास, तो हम आर के रिस्पेक्ट में उसका वेरिएबल का जो नाम है वो निकालेंगे। अब वो कैसे निकालें, अब वो ऐसे है कि सर अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये सेंटर से पास होगा, और ये सेंटर से पास होगा तो सर्कल के लिए विकर्ण यानी कि डायगोनल है। अगर सर्कल का डायगोनल मेरे पास पता हो, मतलब कैसे आएगा, अगर रेडियस की बात करूं तो आर है, और इस रेडियस की बात करूं तो आर है। तो अगर ऐसा है तो ये जो ए बी अपने पास सर्कल का डायगोनल है वो किसके बराबर, जो सर्कल का विकर्ण वो किसके बराबर जाएगा, विकर्ण क्या बोल रहा हूं, सर्कल के लिए व्यास ना, व्यास जो आ रहा है वो कितना जाएगा अपने पास, ये जाएगा 2r के बराबर। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इस स्क्वायर पे आ जाओ। अब अगर स्क्वायर पे आ जाऊं तो यहां से ये स्क्वायर के लिए डायगोनल है। स्क्वायर के लिए डायगोनल है मतलब स्क्वायर का विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण है। अगर वर्ग का विकर्ण में ये 2a हो गया, 2r हो गया, तो ये किसके बराबर आ जाता है, उसका अपॉन √2। मतलब पाइथागोरस ही लगाना सिंपल। अगर ये a और ये a होता है तो ये √2a होता है, ध्यान रखना। ये a मतलब इसमें ध्यान रखने से कुछ है नहीं है, तो 9/10 की बात है। अगर ये a है तो ये पाइथागोरस लगाओगे तो √2a आ जाएगा। अगर ये 2a है तो इसको √2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। तो अगर ऐसा है तो यानी कि यहां से अगर मैं साइड की बात करता हूं, स्क्वायर की साइड की, तो कितना आ जाएगा, ये 2r को किससे डिवाइड करना होगा, √2 से, और √2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा √2 टाइम्स ऑफ r। ये साइड की लेंथ आ गई। अगर ये साइड की लेंथ आ गई तो एरिया यानी कि ये कितना चाहिए, d। एरिया का मतलब हो गया अपने पास साइड का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू समय, यानी कि यहां से बात करता हूं तो d, और साइड साइड कौन सा, ये रहा। साइड कितना आ गया अपने पास, √2 टाइम्स ऑफ r, और इसका स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये अपने को फाइंड करना है बस। अब ये बेसिक है, इसको सॉल्व कर दे तो इसका डिफरेंशिएशन करें। इसका डिफरेंशिएशन तो ये किसके बराबर जा रहा है, यहां पे आ जाता हूं। तो यहां से डिफरेंशिएशन ये कितना आएगा, स्क्वायर कर दूं तो यार 2r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन चाहिए t के रिस्पेक्ट में। तो सॉल्व करो, कितना जाएगा, ये आएगा 4r इंटू dr अपॉन dt, विच इज 4r इंटू dr/dt। यहां से उठा लो, कितना जा रहा है, यहां से 1 अपॉन पाई r। कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दे, कितना आ गया, पाई सॉरी 4/पाई, और ये कितना एरिया जा रहा है, एरिया जा रहा है मतलब अभी भी वही जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये अपने पास आंसर आ गया, खत्म। किसी की भी वैल्यू उठा के किसी में रखो, आंसर वो जाएगा, सेम ही जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। बस एक पैटर्न ध्यान रखोगे तो हर तरह के सवाल में इजी जाएगा कि क्या गिवन है, क्या पूछा है, उनके बीच में रिलेशन कैसे निकालना है। सवाल लिखिए अगला, इंग्लिश में लिखिए जब तक। A ladder of length 5 meter is leaning against a wall. Bottom of ladder is being pulled away at the rate of 2 centimeter per second. How fast the top of the ladder is sliding on the wall when foot of the ladder is 4 meter away from wall. हिंदी में लिखो, 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे लगी है। सीढ़ी के पैर को समतल से दीवार से वापस है, सीढ़ी के पैर को समतल से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से दीवार से दूर खींचा जाता है। 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से दीवार से दूर खींचा जाता है। जिस क्षण सीढ़ी के पैर की दीवार से दूरी 4 मीटर हो, जिस क्षण सीढ़ी के पैर की दूरी दीवार से 4 मीटर हो, उस क्षण सीढ़ी के ऊपरी सिरे के दीवार पर फिसलने की दर ज्ञात करो। उस क्षण सीढ़ी के ऊपरी सिरे के दीवार पर फिसलने की दर ज्ञात करो। चलिए भाई, क्या बोलना चाह रहा है सवाल कि अपने पास ना ऐसे एक दीवार पे सीढ़ी लगी हुई है, और दीवार पे जो सीढ़ी है उसको यहाँ से इस डायरेक्शन में खींचा जा रहा है, इसको पीछे की तरफ इधर की तरफ खींचा जा रहा है। और अगर ऐसा खींच रहा है तो ये सीढ़ी जो है वो यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ जा रही है। अब ऑफ कोर्स नीचे की तरफ जाएगी, ऐसे होगा तो, और ऐसा जाएगा तो अपने को इसका रेट ऑफ चेंज दे रखा है और इसका रेट ऑफ चेंज अपने से पूछा है। कुल मिला के इतना सा सवाल है। इसको बोल देते हैं, मान लेते हैं ट्रायंगल ए बी और सी। अपने पास ऐसा कुछ ट्रायंगल है, बी पर 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसके लिए अपने को बताना है कि किस रेट से ये चेंज हो रहा है।
तो हमें जो दे रखा है उसकी बात लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या है यहाँ पे, हमें ये दे रखा है कि किस रेट से इसको वहाँ खींचा जा रहा है। अच्छा, खींचा जा रहा है मतलब क्या चेंज हो रहा है, बीसी चेंज हो रहा है। अगर बीसी चेंज हो रहा है तो हमको ये पता है यहाँ से डी ऑफ बीसी हमको गिवन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये अपने को गिवन है कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये अपने को गिवन है। अब अपने को पूछा है क्या है यहाँ से, अब हमको पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ ए बी। अब ए बी का रेट ऑफ चेंज हमको पूछा है तो लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है डी ऑफ ए बी, यानी कि ए बी का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू अगेन टाइम, ये अपने से पूछा है। अब इसके लिए रिलेशन निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमको क्या पता है, हमको AC का लेंथ फिक्स कर रखा है, CD की लंबाई फिक्स है। CD की लंबाई कितनी है, 5 मीटर। तो यहाँ से अपने पास ये 500 सेंटीमीटर में चल रहा है, तो सब कुछ ऐसे लिख दूं। ऑल्दो फर्क नहीं पड़ेगा, आप 5/4 करके करोगे तो आंसर जो आएगा वो सेम जाएगा, क्योंकि रेशियो की बात हो रही है। स्टिल अगर मैं मतलब प्रॉपर सिस्टमेटिक लिखूं तो मैं इसको 500 सेंटीमीटर लिखूं, क्योंकि हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज है वो सेंटीमीटर में। ठीक बात। अब अगर ये 500 सेंटीमीटर अपने को दे दिया तो अब अपने को क्या पूछा है, AB का पूछा है। अब AB निकालना है तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, AB को BC के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। अब AB को BC के रिस्पेक्ट में निकाल दें तो इसको हम लिख देते हैं कि AB जो है वो किसके बराबर है, AB अपने पास रूट ओवर AB किसके बराबर, रूट ओवर 500 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी कि किसका स्क्वायर जा रहा है, BC स्क्वायर, ये इसके बराबर जा रहा होगा। ठीक बात। और ये हमको निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में। ये अपने से पूछा है कुल मिला के, बस ये निकाल दो। सॉल्व कैसे करें, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन किसके बराबर आ रहा है, अब रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर 500 स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इनटू इसका डिफरेंशिएशन। तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 0 हो गया। और इसका डिफरेंशिएशन करें तो -2 टाइम्स ऑफ BC इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ BC विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये अपने से आ गया। इसका वैल्यू निकालना है तो ये अपने पास आएगा 1/2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर 500 स्क्वायर माइनस 400 स्क्वायर इनटू के अंदर -2 BC, ये चलने देते हैं तो ये -2 BC इंटू डी ऑफ BC बाई dt। डी ऑफ BC बाई dt दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। अब अपने को ये बताना है जिसमें इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बाकी सब एज इट इज आ गया, ये फाइनल आंसर आ गया। अब अपने से पूछा क्या है, आपने ये तो किसके बराबर है, डी ऑफ AB, ये है डी ऑफ AB बाई dt। अब अपने से पूछा है डी ऑफ AB विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और कब पूछा है, एट, जब अपने को क्या बोल रखा है कि इसका लेंथ BC का लेंथ कितना हो, 4 मीटर। तो ये अपने को बोल रहा है एट BC इक्वल टू 4 मीटर, मतलब 400 सेंटीमीटर, यही तो आएगा। तो अब BC का लेंथ 400 सेंटीमीटर लिख दो इसके अंदर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/, यहां से 2 तो खत्म हो गया, और यहां पे आ गया रूट ओवर 500 स्क्वायर माइनस 400, ये 400 स्क्वायर, ये तो मैंने पहले लिख दिया। यहाँ पे अपने पास BC स्क्वायर ही था, ये माइनस में यहाँ पे BC स्क्वायर था, और BC किसके बराबर है अपने पास, 400। तो यहाँ पे -400 स्क्वायर और इनटू यहाँ से -2 टाइम्स ऑफ BC, और BC अपने पास किसके बराबर है, 400 के बराबर। ये बस अपने को निकालना है, तो ये कैलकुलेट कर लो किसके बराबर जा रहा है। तो यहां से ऊपर आ गया -800, नीचे इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। 300 से यहां से हुआ क्या, 20 से 20 कैंसिल, और ये -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये -8/3 क्यों बता रहा है, यहाँ का प्लस और माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताता है, दिशा बताता है। माइनस मतलब नीचे की तरफ, प्लस मतलब ऊपर की तरफ। तो ये जब खींचेंगे CD तो स्वाभाविक बात है कि स्लाइड होने के बाद नीचे आएगी, वो नीचे आएगी, तो इसलिए वो नेगेटिव को बता रहा है। बाकी रेट ऑफ चेंज कितना आ जाएगा, 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बात समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, ठीक बात। जिसका नहीं हुआ था एक बार नोट करिएगा। ये प्लस और माइनस सिर्फ उसके डायरेक्शन को बता रहे हैं, ध्यान रखना। माइनस नीचे का डायरेक्शन बता रहा है, प्लस ऊपर का डायरेक्शन बता रहा है। रेट ऑफ चेंज अपने से यही पूछेगा। अगर अपने से ये पूछा जाता, सुन लेना, अगर अपने से पूछा जाता कि इसका जो CD है ये ऊपर की दिशा में किस रेट से चेंज हो रही है, तो आंसर बोलते हैं -8/3 से, क्योंकि ऊपर के लिए बोला है और आंसर नीचे में आएगा, तो वो ऊपर के लिए तो नीचे जाना माइनस ही होगा। अगर पूछा जाता नीचे किस दिशा में चेंज हो रहा है तो +8/3। सिर्फ रेट ऑफ चेंज बोला तो बोला जाएगा 8/3 इन इस वाला डायरेक्शन, जो डायरेक्शन वो बताना पड़ेगा। बात समझ आ गया, तो नीचे की तरफ 8/3 की तरफ रेट पर सेंटीमीटर पर सेकंड से चेंज हो रहा है, ठीक बात। जिसका नहीं हुआ था एक बार नोट कर लीजिएगा। देखो, एक गर्म हवा से भरा गुब्बारा समतल से सीधा ऊपर उठता है, समतल से सीधा
ऊपर उठता है तथा इसके ऊपर उठने वाले स्थान से 500 मीटर 500 फीट की दूरी पर एक प्रेक्षक उसका प्रेक्षण करता है। इसके ठीक ऊपर उठने वाले स्थान से 500 फीट की दूरी पर एक प्रेक्षक इसका प्रेक्षण करता है। जिस क्षण प्रेक्षक का उन्नयन कोण π/4 हो, उस क्षण कोण 0.14 रेडियन पर मिनट की दर से बढ़ रहा है। ज्ञात कीजिए उस क्षण गुब्बारा किस दर से ऊपर उठ रहा है। ज्ञात कीजिए उस क्षण गुब्बारा किस दर से ऊपर उठ रहा है। ठीक है, सॉल्व करिए। इंग्लिश में लिखो, अ हॉट एयर बलून इज फ्लाइंग वर्टिकली above the ground, is flying vertically above the ground. An observer 500 feet away from the point where balloon start flying from the point where balloon starts flying observes the balloon. Angle of elevation of balloon is π/4. Rate of change of balloon is 0.14 radian per minute. At the time flying the rate, find the rate at which balloon is flying upward. करिए सॉल्व। समझ लेना एक बार ये सवाल बोलना क्या चाह रहा है कि ये अपने पास समतल है, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ से बलून स्टार्ट हुआ उड़ना ऊपर की तरफ, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है ये 500 फीट है, ये अपने को बताए। अब ये बलून ऊपर उड़ता हुआ जा रहा है, ऊपर उड़ के कहीं यहाँ पर पहुंच गया होगा, तो जहां पर भी बलून पहुंचा है वहां पे अभी इस टाइम पर अगर ये ऑब्जर्वर चेक कर रहा है तो जो एंगल बन रहा है वो π/4 है। एंड एट दिस टाइम एंड दैट्स, ये जो भी एंगल है ये मैं π/4 स्पेसिफिक नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा कि एंगल थीटा है। अब बोला गया है जब थीटा π/4 है उस टाइम पर ये जो रेट ऑफ चेंज है, किसका रेट ऑफ चेंज, एंगल का, ये 0.14 रेडियन पर मिनट है। अब मेरे से पूछा है उसी टाइम पर ये जो रेट ऑफ चेंज जा रहा है ऊपर की तरफ वो कितना जा रहा होगा, वो सवाल पूछा है। ठीक बात, करिए, हो गया। चलिए हमें जो दे रखा है उसको यूज कर लेते हैं। हमें इतना दे रखा है कि गिवन जो अपने पास है वो इतना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये अपने को गिवन है, और इसका मतलब अपने को गिवन है डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी टी, और ये अपने को गिवन है 0.14 रेडियन पर मिनट। ठीक बात, तो ये अपने पास रेडियन पर मिनट ये अपने को गिवन है। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, मतलब ये तो गिवन आ गया। अब बात कर लेते हैं पूछा क्या अपने से, पूछा है इसका हाइट में जो चेंज आ रहा है। अब इसका जो हाइट होगा इसको हम लोग h मान लेते हैं, तो अपने से पूछा है यहाँ से d ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ टाइम, ये अपने पास पूछा गया। तो जो हमने गिवन था हमने लिखा, जो हमें पूछा गया था वो हमने लिख लिया। अब इसके बाद स्टार्ट करें। अब स्टार्ट कैसे होता है, अब रिलेशन निकलता है। रिलेशन निकलेगा किसके बीच में, थीटा और एंगल के बीच में। तो अब कुल मिला के हमको h निकालना है। अब h निकालना है थीटा के रिस्पेक्ट में, वो कैसे निकालें। अब यहाँ से अपने को ये पता है यहाँ से कि टेन थीटा किसके बराबर आएगा, ये आ जाएगा h/500, फिक्स आ गया ये। अपने को पूछा क्या है यहाँ से, अपने को रिलेशन कैसे h निकालना है। तो यहाँ से अगर मैं h निकालता हूँ तो कितना आता है, ये आता है 500 × tan थीटा, यही आ गया। तो कुल मिला के हमको जो चाहिए था d ऑफ h, और h की जगह हमने हाइट यहाँ से निकाली, जो रिलेशन था वहां पे पुट करा, तो ये अपने पास d ऑफ 500 × tan थीटा, कुल मिला के अपने से ये निकालना है हमको t के रिस्पेक्ट में। बस इतना सवाल बचा, सॉल्व कर लें। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 500 तो ऐसे कैसे, tan थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 500 × sec स्क्वायर थीटा इंटू थीटा का डिफरेंशिएशन विच इज डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक बात। अब ये तो आ गया डी ऑफ ए। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा डी ऑफ डी टी, और कब के लिए पूछा है, जब अपने पास थीटा जो आ गया वो कितना आ गया, π/4 के लिए पूछा है। तो ये अपने पास आ जाएगा 500 × sec स्क्वायर थीटा। तो यानी कि यहाँ से अपने पास sec स्क्वायर और थीटा की जगह कितना आ जाएगा, π/4 × d थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी ये सवाल ने दे रखा था अपने को, कितना है 0.14। बस ये आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये कितना आ जाए अपने पास, ये आ गया से 500 × ये सॉल्व करोगे तो कितना जा रहा है, ये खत्म हो गया, 14 × 5 कितना जा रहा है 70 × sec स्क्वायर π/4। sec π/4 कितना होता है
2, तो ये √2, तो √2 का स्क्वायर कितना आ गया 2, और ये कितना आ गया 140। अच्छा 140 आएगा तो फीट ही, क्योंकि वो फीट ही दे रखा था और वो मिनट ही दे रखा, तो ये भी क्या जा रहा होगा पर मिनट। बात समझ आ गया, बस खत्म हो गया सवाल। तो बिल्कुल ईजी जा रहा है। हमें बस ये समझ आना चाहिए कि हमको दिया क्या है, हमसे पूछा क्या है, और जो पूछा है उसमें जो वेरिएबल है और जो दिया है उसमें जो वेरिएबल है, उन दोनों का रिलेशन हमको निकालना है। तो उन दोनों का रिलेशन निकाला, वहां पे रिप्लेस करा, सवाल अपने पास खत्म हो गया। इसका वजह से नेक्स्ट टॉपिक आपका जाता है एरर इन अप्रोक्सीमेशन, त्रुटि व सम निकटतम मान। तो ये एरर अप्रोक्सीमेशन टॉपिक है, ये कंप्लीटली रिड्यूस हो गया और एडवांस में ये वैसे भी नहीं आता था और अभी भी नहीं आता। तो पहले भी एडवांस में नहीं आता था, मेन से रिड्यूस हो गया, मतलब ये कंप्लीटली हट गया है। तो ये टॉपिक फिर अपने को नहीं पढ़ना आता है, ठीक है। वैसे भी इसके सवाल नहीं आते थे, अब हट गया तो और भी ईजी है कि ठीक है पढ़ना भी नहीं है। स्टार्ट करें। देखो मोनोटोनिसिटी ऑफ ए फंक्शन मतलब फलन की एक दिष्टता बोलना क्या चाहता है, एक बार हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। मतलब एक दिष्टता का मतलब या मोनोटोन मतलब आप इसको चैप्टर को हटा दें, हम नॉर्मल इंग्लिश वर्ड की बात करें मोनोटोनिक, तो मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है कि एक जैसा काम करना। जैसे कि बोलते हैं कि मोनोटोनिक सी लाइफ हो गई, मतलब पूरे दिन फिक्स रूटीन फॉलो करते हैं, फिक्स टाइम पे उठ के फिक्स टाइम पे सारा प्रोसेस करके फिक्स टाइम पे सोने वाला पॉइंट। तो जो एक ही तरह का जो रूटीन है जो हम एवरीडे फॉलो कर रहे हैं, दैट इज मोनोटोनिसिटी। तो मोनोटोनिसिटी का मतलब ही होता है कि कोई भी एक फंक्शन है जो एक ही तरह का बिहेव कर रहा है। अब एक ही तरह का बिहेव मतलब वो फंक्शन या तो केवल ऊपर जाने वाला काम कर सकता है या केवल नीचे जाने वाला काम कर सकता है। तो ये भी फंक्शन अपने पास मोनोटॉनिक और ये भी फंक्शन अपने पास मोनोटॉनिक है। बात समझ आता है। तो फंक्शन की मोनोटोनिसिटी यानी कि उसकी एक दिष्टता का मतलब फंक्शन पूरा जो भी अपने को इंटरवल दे रखी है, ए का एक्स का वैल्यू जहां से लेकर जहां तक दे रखा है, उस इंटरवल में फंक्शन एक जैसा बिहेव कर रहा है, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो उसके हिसाब से हम लोग बोलते हैं फंक्शन को मोनोटॉनिक है। बात समझ आए। अब मोनोटोनिसिटी जो है वो दो तरह की जाएगी, एक इंक्रीजिंग में जाएगी और एक डिक्रीजिंग में जाएगी। तो एक अपने पास हो गया इंक्रीजिंग यानी कि वर्धमान, डिक्रीजिंग यानी कि ह्रासमान। अच्छा इसमें भी दो तरह के होते हैं। दो तरह के कौन से? एक फंक्शन हो गया जो अपने पास केवल और केवल ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे कैसे? जैसे अगर मैं फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहूं तो ये y और ये x एक्सिस के रिस्पेक्ट में फंक्शन का ग्राफ जो है ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब ये कंप्लीटली हर पॉइंट के लिए केवल ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक बात। दूसरा फंक्शन अपने पास कैसे जाएगा कि फंक्शन अपने पास ऐसे ऊपर की तरफ गया, इस इंटरवल में सीधा गया, फिर अपने पास ऊपर गया, फिर एक इंटरवल के अंदर अपने पास फंक्शन जो है वो सीधा जा रहा होगा। जैसे ऐसे गया, यहाँ से ऐसे सीधा गया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर सीधा जा रहा है, फिर ऐसे ऊपर जा रहा है। ये अपने पास दूसरे टाइप का फंक्शन हो गया है। ये भी कभी नीचे नहीं आया, वो भी कभी नीचे नहीं रहा, वो भी ऊपर ही जा रहा है, ये भी ऊपर ही जा रहा है। लेकिन ये दोनों भी दो अलग अलग तरह के इंक्रीजिंग फंक्शन है। अलग अलग क्या है कि इसको बोला जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि निरंतर वर्धमान फलन। चलिए है ना, इसमें भी दो तरह के अपने पास जाते हैं, एक ये फंक्शन है और ये फंक्शन है। दोनों में क्या फर्क है समझना कि ये फंक्शन अपने पास जो जा रहा है ये कंप्लीटली इंक्रीजिंग जा रहा है, मतलब ये इंक्रीज आने के बाद कभी भी नीचे नहीं आया। इस केस की बात करें तो ये भी ऊपर ही जा रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है और कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि ये ऐसे जा रहा है, मतलब ये डिक्रीज नहीं हुआ और इंक्रीज भी नहीं हुआ, मतलब ये फ्लैट चला गया। तो ये फंक्शन जो अपने पास जाएगा ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, दोनों इंक्रीजिंग है। दोनों इंक्रीजिंग में फर्क जो आता है, इसको बोला जाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब निरंतर वर्धमान, इसको बोला जाता है इंक्रीजिंग यानी कि वर्धमान। बात समझ आ गया। तो ये बढ़ रहा है लेकिन हमेशा बढ़े जरूरी नहीं है, तो ये बढ़ रहा है और ये हमेशा बढ़ रहा है। इसको बोला निरंतर वर्धमान यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसको बोला अपन ने वर्धमान यानी कि इंक्रीजिंग। और इसके एक दो नाम और बोलते हैं, जैसे इसका दूसरा नाम अपने पास जाता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग या फिर नॉन डिक्रीजिंग, तीनों इसी को बोला जाता है। नॉन डिक्रीजिंग क्योंकि ये नीचे नहीं गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मतलब या तो ऐसे जा रहा है या मोनोटोनिक जा रहा है, और तीसरा अपने पास में केवल इंक्रीजिंग बोलोगे तो भी एक ही बात जा रहा है। हिंदी में भी ऐसे इसके तीन नाम होते हैं, या तो हम बोलेंगे इसको वर्धमान फलन, या बोलेंगे एक दिष्ट वर्धमान फलन, या इसको बोलेंगे हासमान नहीं। तो हासमान नहीं है, एक दिष्ट वर्धमान है या फिर वर्धमान है, तीनों का मतलब ये। और इसका मतलब है निरंतर वर्धमान या फिर यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन।
बात समझ आता है। सेम कहानी डिक्रीजिंग के टाइम पे चलेगी कि डिक्रीजिंग में भी अपने पास दो तरह के फंक्शन है। अगेन एक फंक्शन जो अपने पास इस तरीके से जा रहा है, मतलब वो हमेशा नीचे की तरफ जाता जा रहा है। दूसरा फंक्शन अपने पास कुछ ऐसा जाएगा जो कुछ इस तरीके से जा रहा है नीचे की तरफ, और कभी कभी हो सकता है कि वो ऐसे भी गया हो। तो अब इन दोनों में भी सेम वही बात है कि ये फंक्शन हमेशा नीचे जाएगा, ये या तो नीचे जाएगा या सीधे की तरफ जाएगा। वैसे इसके दो नाम आ गए। इसका नाम क्या आ जाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यानी कि निरंतर ह्रासमान। इसका आ जाएगा डिक्रीजिंग यानी कि ह्रासमान। बाकी दो नाम तो इसको बोल सकता हूं या तो डिक्रीजिंग, या बोलूंगा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, या बोलूंगा नॉन इंक्रीजिंग। ऐसे हिंदी में बोला जाएगा या तो ह्रासमान, या अपने पास एक दृष्ट ह्रासमान, या वर्धमान नहीं। बात समझ आता है? कोई कंफ्यूजन? तो ये दो तरह के अपने पास फंक्शन, इंक्रीजिंग में, दो डिक्रीजिंग में। ओवरऑल ये सबको मिला के बोला जाएगा मोनोटॉनिक। ये दोनों भी मोनोटॉनिक फंक्शन है और वो दोनों भी मोनोटॉनिक फंक्शन है, यानी कि ये दोनों भी एक दिश फलन है और वो दोनों भी एक दिश फलन थे। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक बात। तो होता क्या है, मोनोटोनिसिटी बस वो इतना सा है। अब कैसे निकालते हैं वो अलग बात है। अब ये तो हो गया जो हमने थ्योरेटिकल पढ़ा। अगर इसी को मैथमेटिकल में पढ़ना चाहूं तो मैं कैसे बोलूं कि मान लेता हूं कि यहां पर अपने पास कोई एक वैल्यू x की दे रखी है a, यहां पे कोई एक वैल्यू दे रखी है x की b, तो यहां पे अपने पास b आ गया, ये अपने पास ये आ गया। अब अपने को ये समझ आ रहा है कि f b का वैल्यू ग्रेटर है a से, यानी कि कोई भी वैल्यू मैं लेता हूं जहां पे, और यहां पे a और b कौन है, यहां पे a और b जो है वो बिलोंग कर रहे हैं इसके डोमेन को। ठीक बात। तो अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू मैंने डोमेन में लिया जिसके लिए b का वैल्यू a से बड़ा है, अगर ऐसा है तो उस केस के अंदर हमेशा f ऑफ a का वैल्यू और f ऑफ b के वैल्यू में भी यही रिलेशन जाएगा कि अगर b a से बड़ा है तो f ऑफ b f ऑफ a से बड़ा होगा। अगर ऐसा है तो ये फंक्शन अपने पास क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा। और किसके लिए? ये अपने पास आ जाएगा फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू डोमेन। बात समझ आ गया? यानी कि जितने भी ए बी डोमेन में है उन सब के लिए हर वो वैल्यू जो हर बी की वो वैल्यू जो ए की वैल्यू से बड़ी है, हमेशा एफ बी का वैल्यू एफ ए से क्या आना चाहिए? स्मॉलर। एफ बी का वैल्यू एफ ए से क्या आना चाहिए? ग्रेटर। अगर ऐसा होगा तो उसको हमने क्या बोला? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान। ऐसे ही हमने दूसरे केस की बात करी। यहां पे बात करें तो क्या जाएगा? इसके लिए जाएगा कि अगर अपने पास a का वैल्यू b से छोटा है, मतलब b a से बड़ा जा रहा है, तो उस केस में f ऑफ a और f ऑफ b में रिलेशन क्या जाएगा कि f ऑफ a का वैल्यू a से या तो छोटा है, f ऑफ b से या तो छोटा है या बराबर है। तो बराबर भी हो सकता है, जैसे इस केस के अंदर यहां पे अगर देखोगे तो पता चल रहा है f f b का वैल्यू बराबर था। इसको a और इसको b माना तो उस केस में एफ बी का वैल्यू एफ ए से बड़ा है, तो या तो एफ बी का वैल्यू एफ ए के बराबर आएगा या फिर बढ़ा जाएगा। और ये किसके लिए जा रहा है? ये जा रहा है अपने पास फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू फंक्शन का डोमेन। बात समझ आ गया? अगर ऐसा जा रहा है तो इसको हमने कौन सा फंक्शन बोला? इसको हमने क्या बोला? इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक बात। ऐसे ही बाकी दो पर आ जाते हैं। अब इस केस की बात करें तो यहां पे अपने पास अगेन ये वैल्यू अपने पास कोई a माना, ये वैल्यू कोई अपने पास b माना। अब दिख रहा है कि अगर b का वैल्यू बड़ा है तो f ऑफ b का वैल्यू नीचे जा रहा है, मतलब छोटा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या जाएगा? इस केस के अंदर if a लेस देन b है तो f ऑफ a का वैल्यू और f ऑफ b के अंदर से ग्रेटर वैल्यू कौन सी होगी? f ऑफ a। ये भी अगेन वही होना चाहिए कि फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू फंक्शन का डोमेन, यानी कि उसका प्रांत। ठीक बात। यहां पे क्या फर्क जाएगा? यहां पे अगेन अपने पास a वैल्यू हमने ये लिया, अब b का वैल्यू ये लोगे तो कुछ और आएगा और b का वैल्यू यहां पे लोगे तो कुछ और आएगा। तो दोनों के लिए अपने पास क्या गया कि f a का वैल्यू b से स्मॉलर है तो f ऑफ a और f ऑफ b में रिलेशन जाएगा कि f ऑफ a या तो बढ़ा जाएगा या बराबर जाएगा। वही सारी बात कि फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू फंक्शन का डोमेन। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन? अगर ऐसा है तो आगे अपने पास डिक्रीजिंग, इसका मतलब है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? और चारों में से कोई भी है तो फंक्शन बोला जाएगा मोनोटॉनिक, यानी कि एक दिश फलन। ठीक बात। लिखो इसके अंदर, इंग्लिश में लिखो निरंतर, इंग्लिश हिंदी में भी लिख लेना, निरंतर वर्धमान फलन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक बात। ये हिंदी में ये ड्रॉ कर लेना, बना हुआ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में वाला। इंग्लिश में एक लाइन लिख लो बस, फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। डायरेक्ट लिख लेते हैं, सही जा रहा है। ठीक बात है। इफ इट फॉलोज गिवन कंडीशन, और ये ड्रॉ कर लेना। हिंदी में भी ऐसा ही करना है भाई, हिंदी में बस एक लाइन लिख लेना उसके अंदर कि फलन एफ एक्स निरंतर वर्धमान होगा यदि ये जो लिखा है वो हो रहा है।
हाँ ये इंक्रीजिंग का, ये सेकंड वाला अपने पास आ गया इंक्रीजिंग का, ये लिख दिया अपन ने एज इट इज, नोट कर लेना सीधे। हिंदी में बस नाम बदल लेना इसके, जो भी अपने को ध्यान ही है। वर्धमान, एक देश वर्धमान, आसमान नहीं। चलिए भाई ऐसे ये बाकी दो नोट कर लीजिएगा, नाम में लिख दे रहा हूँ उसके ऊपर। हिंदी में बस नाम इस तीसरे का नाम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब हो जाएगा निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान। और ऐसे चौथा वाला अपने पास हो जाएगा ह्रासमान, एक देश ह्रासमान और वर्धमान नहीं। ह्रासमान, एक देश ह्रासमान और वर्धमान नहीं। डन करें। चलिए इसके अलावा एक आध पॉइंट लिख लेना नोट बना के, जैसे पहला लिखना, हाँ, इफ fx is strictly increasing then it is increasing also, it is increasing also, but it is increasing also, but converse is not always true, but converse is not always true, converse is not always true, and this is true in case of decreasing as well, this is true in case of decreasing as well। हिंदी में भी लिखना, यदि फलन निरंतर वर्धमान है, यदि फलन निरंतर वर्धमान है तो वो वर्धमान भी होगा, यदि फलन निरंतर वर्धमान है तो वो वर्धमान भी होगा। और इसका प्रतिलोम हमेशा सही नहीं होता, और इसका प्रतिलोम हमेशा सही नहीं होता। इसका प्रतिलोम हमेशा सही नहीं होता, ठीक है। और यही बात आसमान के लिए भी लागू होती है, यही बात आसमान के लिए भी लागू होती है। यही बात आसमान के लिए भी लागू होती है। ये बात समझ आ गया। अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग तो होगा ही होगा, ऐसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग तो होगा ही होगा, डिक्रीजिंग है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो ये जरूरी नहीं है, ऐसे इंक्रीज होने पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो ये जरूरी नहीं है। ठीक बात। अगला पॉइंट लिखना, a function is said to be monotonic, a function is said to be monotonic function is said to be monotonic if it is increasing in its domain, if it is only increasing in the domain, if it is increasing in the only increasing in the domain, or only decreasing in the domain, or only decreasing in the domain, in the domain, or only decreasing in the domain। यदि फलन अपने प्रांत में, यदि फलन अपने प्रांत में केवल वर्धमान हो, यदि फलन अपने प्रांत में केवल वर्धमान हो या केवल ह्रासमान हो, केवल वर्धमान हो या केवल ह्रासमान हो, तो उसे एक दृष्ट फलन कहा जाता है, तो उसे एक दृष्ट फलन कहा जाता है। यदि फलन अपने अंतराल में केवल वर्धमान या केवल ह्रासमान हो तो उसे एक दृष्ट फलन कहा जाता है। बात समझ आए? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? सिंपल बात समझ आ रहा है? केवल इंक्रीजिंग हो या केवल डिक्रीजिंग हो, दोनों ही केस हो, मतलब जो चार केस हमने पढ़े चारों में से कोई भी हो, हर केस के अंदर फंक्शन को क्या बोला जाएगा? मोनोटॉनिक। अब मोनोटॉनिक कब नहीं बोला जाएगा? जब ऐसा ना हो,
ऐसा ना हो मतलब एक इंटरवल अपने पूरे डोमेन में किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग और किसी इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो अगर ऐसा होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन मोनोटॉनिक। बात समझ आता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा। फाइंड मोनोटोनिसिटी, फाइंड मोनोटोनिसिटी using differentiation, find monotonicity using differentiation। अवकलन के प्रयोग द्वारा, अवकलन के प्रयोग द्वारा फलन के एक दिष्टता की जांच, फलन के अवकलन द्वारा या अवकलन द्वारा फलन की एक दिष्टता की जांच। अवकलन द्वारा फलन की एक दिष्टता की जांच। स्टार्ट करें। अच्छा, अब डिफरेंशिएशन से हम कब चेक कर पाएंगे, जब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। अगर वो डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो हम कैसे उसके डिफरेंशिएशन को चेक करेंगे, या कैसे उसके डिफरेंशिएशन अप्लाई करके उसकी मोनोटोनिसिटी बताएंगे। तो ये किस केस की बात आ रहा है, जब फंक्शन अपने पास डिफरेंशिएबल है। ठीक बात, तो इसमें लिख लेना इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। फिर स्टार्ट करते हैं एडिंग, इसमें लिख लेना हिंदी में भी, यदि फलन अपने प्रांत में अवकलनीय हो। और अवकलनीय है कि नहीं है वो कैसे जांच करते हैं, वो हमने चैप्टर पढ़ लिया है, डिफरेंशिएबिलिटी पूरा। तो दिक्कत आ रहा है? हाँ भाई, हम बात कर रहे थे कि जब अपने पास फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल के केस, अब डिफरेंशिएबल है तो ऑफकोर्स कंटिन्यूस तो होगा ही होगा। तो अगर फंक्शन अपने पास कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, उस केस में अपने को अगर फंक्शन का उसका एक दिष्टता यानी कि उसकी मोनोटोनिसिटी जांच करनी है, तो तरीका कैसे बनेगा अपन उसको टेस्ट करने के लिए, कि फंक्शन अपने पास जो है वो कुछ ऐसा जा रहा है, मतलब ये अपने पास कौन सा फंक्शन हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को अगर टेस्ट करना है तो ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो एक पॉइंट समझ आएगा। क्या जाएगा कि आप इसके लिए किसी भी पॉइंट पर अगर स्लोप बनाते हैं, हम इसकी किसी पॉइंट पे स्लोप निकालें, ध्यान से देख लो, तो स्लोप जो बनेगी, टेंजेंट जो बनेगी, वो टेंजेंट ऐसे बन रही होगी। अगर टेंजेंट अपने पास ऐसे बन रही है तो उस टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल जा रहा है वो यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में जा रहा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है, इसका मतलब टेन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी कि स्लोप का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी कि डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा। यानी कि कुल मिला के ये कि इस फंक्शन के अंदर अगर ये फंक्शन अपने पास जा रहा है और यहाँ पे इस फंक्शन में एफ डैश ऑफ एक्स अगर हम निकाल रहे हैं तो ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 जा रहा है। अगर ये फंक्शन हमारे पास एक्स की हर वैल्यू के लिए फिक्स हो गया कि पॉजिटिव जा रहा होगा, इसका मतलब ग्राफ का डायरेक्शन ऐसा ही जाएगा, और इसका मतलब फंक्शन अपने पास कौन सा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो आप में से मतलब सबने ही फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा हमने, रिलेशन फंक्शन। जब रिलेशन फंक्शन पढ़ा था तो उसमें हम जब 12th का पोर्शन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था टाइप ऑफ फंक्शन। उसमें हमने पढ़ा था फंक्शन 1 1 है या मेनी 1 है। तो जब फंक्शन 1 1 होता है कि मेनी 1 होता है, उसको फाइंड करने के 3 मेथड्स हमने पढ़े होंगे। 3 मेथड ऐसे पढ़े थे कि पहला मेथड तो हम ग्राफ से चेक करते हैं कि हमारे पास अगर फंक्शन का ग्राफ है तो हम फंक्शन के ग्राफ में एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाते हैं। वो पैरेलल लाइन ग्राफ को एक से ज़्यादा बार काटे तो मेनी 1, और एक ही बार काटे तो 1 1। ठीक बात। दूसरा मेथड हमने पढ़ा था कि फंक्शन में x को x1 और x2 से रिप्लेस करके fx1 और fx2 रखते हैं, दोनों को बराबर रखते हैं, सॉल्व करते हुए आखिरी में आते हैं। आखिरी में अगर केवल और केवल मेरे पास x1 बराबर x2 बचे केवल, तो फंक्शन 1 1 होगा, और इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा बच जाए तो फंक्शन अपने पास मेनी 1 हो जाता है। और तीसरा मेथड हम लोग क्या करते हैं, वहां पर f डैश x निकालते हैं। अगर f डैश x का वैल्यू वहां पर अपने पास 0 से बड़ा होता है तो फंक्शन अपने पास 1 1 होगा, और वरना और 0 से बड़ा नहीं होगा, यानी कि कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव होगा, तो मेनी 1 हो जाता था। उसमें भी 0 को हम बारीकी से देखते थे कि f डैश x का वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो हम ये चेक करेंगे कि 0 आने के केस में x के जिस वैल्यू पर 0 आ रहा है वो वैल्यूज जो है वो एक इंटरवल में आ रही है या अलग अलग पॉइंट आ रहे हैं। अगर एक इंटरवल में ऐसा पता चल रहा है कि x का वैल्यू 7 से लेकर 9 के केस में f डैश x का वैल्यू 0 आ रहा है तो फंक्शन हो जाता था मेनी 1, और ऐसा पता
चल रहा था कि x का वैल्यू पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, 4 पाई पर आने पर 0 आ रहा है और बाकी सब जगह पॉजिटिव हो रहा है, तो फंक्शन हो जाता था 1 1। अगर ये आपको ध्यान है तो वो जो हम फंक्शन का 1 1 और मेनी 1 जो है वो पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, वो चेक करना एफ डैश एक्स का हेल्प से, वो चेक करना एक्चुअल में यही बता रहा है कि फंक्शन अगर ऐसे केवल ऊपर जा रहा है या फंक्शन केवल नीचे जा रहा है, तो फंक्शन अपने पास हो जाएगा 1 1। क्यों होगा? क्योंकि वो इंक्रीजिंग जा रहा है या डिक्रीजिंग जा रहा है। फंक्शन एक बार ऐसे ऊपर गया और फिर नीचे आ गया तो ये हो गया मेनी 1। तो इसका मतलब ये फंक्शन अपने पास नॉन मोनोटोनिक चला गया। तो नॉन मोनोटोनिक जाने का मतलब मेनी 1 होता है और मोनोटोनिक जाने का मतलब 1 1 होता है। सिंपल सी बात ये जाती है। बात समझ आ गया? तो जैसे हम 1 1 और मेनी 1 चेक करते थे, वैसे के वैसे ये चेक करना है फंक्शन का जो मोनोटोनिसिटी है वो क्या जा रहा है, मोनोटोनिक है या नहीं है। ये कौन डिसाइड करा? सेम चीज डिसाइड करी जो फंक्शन का 1 1 और मेनी 1 होना डिसाइड करता था। तो वहां से ये और यहां से वहां पर हम लोग समझ सकते हैं। बात समझ आ गया? तो चेक करने का तरीका हमने क्या करा? सिंपल सा, हमने ये बोला कि अगर मेरे पास फंक्शन दे रखा है और वो ऐसा फंक्शन है कि उसका डिफरेंशिएशन अगर मैं चेक कर रहा हूं वो केवल और केवल पॉजिटिव आ रहा है, मतलब फंक्शन अपने पास क्या जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि निरंतर वर्धमान। और इसमें जीरो वाले केस को भी हमको चेक करना पड़ता है, बस ये अलग से ध्यान रखना। जीरो वाला केस हम जब चेक कर रहे हैं तो हम ये देख करेंगे कि एफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट जीरो आ रहा है वो एक्स की डिफरेंट वैल्यूज पर आ रहा है कि इंटरवल पे आ रहा है। मतलब कैसे? मतलब ऐसे कि अगर मैं एक फंक्शन की बात करूं, माना मेरे पास फंक्शन ये वाला जा रखा है, कॉमन फंक्शन अपने पास है और ये फंक्शन मेरे पास आ गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 5। इसका ग्राफ ऐसा ही बनेगा। अभी अभी हमने एक क्वेश्चन में बनाया भी था x टू द पावर 5 इंटू सिग्नम ऑफ x के अंदर। अब ये फंक्शन जो है ये 1 1 है कि मेनी 1 है? 1 1, यानी कि मैं अगर वैसे बात करूं तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा कि नहीं होगा? होगा, हमेशा इंक्रीजिंग है, ठीक बात। लेकिन इसमें अगर आप f डैश ऑफ x निकालोगे तो इट बिकम 5 टाइम्स ऑफ x टू द पावर 4 और इसमें ये हमेशा पॉजिटिव आएगा एक्सेप्ट वन वैल्यू। कौन सा वैल्यू? कि अगर मैं f डैश ऑफ 0 निकाल रहा हूं तो कितना आ रहा है? 0। और अगर x का वैल्यू 0 नहीं है तो उसके अलावा हर केस में f डैश ऑफ x का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है? पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। बात समझ आया? तो 0 पर ये फंक्शन 0 आ गया, स्टिल फंक्शन 1 1 है कि मेनी 1 है? 1 1 है, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या ओनली इंक्रीजिंग है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बात समझ आ गया? क्यों आया? क्योंकि ये x की, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन हुआ ना, यहां तक पॉजिटिव जा रहा था, फिर पॉजिटिव आया और यहां पर एक जगह 0 आया। तो ये जो 0 आने वाला ट्रांजिशन है वो इतना ज्यादा स्मूथ है कि मैं इस ग्राफ को कितना भी इनलार्ज करके देखूंगा अगर, तो मुझे समझ आएगा कि इसके एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर पर ग्राफ पॉजिटिव था केवल, यानी कि 0.00000001 पे चेक करूंगा तो पॉजिटिव आएगा, ऐसे माइनस 0.0001 पे चेक करूंगा तो भी पॉजिटिव आएगा। 0 कहां पर आया? केवल इकलौते वैल्यू किस पर? 0 पर। यानी कि अगर मैं इस केस के अंदर फंक्शन के लिए f डैश ऑफ x की बात करता, मैं बात करता f डैश ऑफ x और x टेंडिंग टू 0, तो ये पॉजिटिव आता या 0 आता? ये पॉजिटिव आता। x 0 को टेंड कर रहा है, चाहे नेगेटिव से कराओ चाहे पॉजिटिव से कराओ, ये क्या आ रहा होता? पॉजिटिव आ रहा। और एग्जैक्ट 0 पे क्या आ रहा होता? 0 आता। बात समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? तो वही बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं कि जो 0 वाला केस होता है बस वो हमको अलग से समझ लेना है कि 0 x की अलग अलग वैल्यूज पर आ रहा है, x की अलग अलग वैल्यूज पर आ रहा है, तब तो हो जाएगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस के अंदर। और इंटरवल के अंदर आ रहा है, जैसे अगर मैंने ग्राफ की बात करी कि ग्राफ मेरे पास ऐसा बना कि ग्राफ ऐसा गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया। अब यहां पे f डैश x पॉजिटिव आया, वहां पे भी पॉजिटिव गया और यहां सब जगह क्या गया? 0। तो x की बहुत सारी वैल्यूज जो इंटरवल में आ रही है उन सब के लिए f डैश x का वैल्यू 0 चला गया। ऐसा हो गया तो फंक्शन अब दिख रहा है अपने को, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग। तो मतलब उस केस में इंक्रीजिंग जा रहा है। क्या ये बात समझ आ गया? तो जो इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है ये मैं अलग से आपको मेंशन कर दूंगा। बाकी मेरे को क्या समझ आ रहा है यहां से कि 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। 2 पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, या 4 पॉसिबिलिटी बनेगी वैसे तो। क्या बन रहा है कि f डैश ऑफ x का वैल्यू अगर केवल ग्रेटर देन 0 वाला केस, दूसरा अपने पास आ गया f डैश ऑफ x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला केस,
तीसरा अपने पास यहां पे आ गया एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू वाला केस, लेस देन जीरो वाला केस। और फोर्थ अपने पास आ गया एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू वाला केस। बात समझ आए? इसके अलावा जो केस बने वो सारे कौन से केसेस हो गए? जो ना तो जो मोनोटोनिक ही नहीं है, क्योंकि कहीं पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव और कहीं पर एफ डैश एक्स नेगेटिव, मतलब कहीं पे इंक्रीजिंग कहीं पे डिक्रीजिंग। तो वो कौन सा केस बन गया अपने पास? नॉन मोनोटोनिक, यानी कि एकदिष्टता नहीं होना। बात समझ आया? तो अब ये कौन से वाले केस को बता रहा है? ये अपने को बता रहा है फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये बता रहा है अपने को इंक्रीजिंग, ये बता रहा है अपने को, और ये बता रहा है अपने को डिक्रीजिंग। बात समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर? अच्छा, इसके अंदर बस एक चीज का ध्यान रखना, इन दोनों में हमने अभी इक्वल टू जीरो नहीं लगाया, जबकि इक्वल टू जीरो भी पॉसिबल है। तो इस केस में क्या हुआ? एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो फॉर डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। यहां पे भी सेम एफ डैश एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो और इक्वल टू जीरो फॉर डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। यहां दोनों जगह इक्वल टू एक्स कब आ रहा है? इंटरवल के लिए। इन दोनों मतलब पूरी एक इंटरवल के लिए, ए से लेकर बी, बी से लेकर सी, सी से लेकर डी, ऐसा कुछ आ रहा है। और इन दोनों जगह अपने पास इक्वल टू वाला केस है। यहाँ पे चाहे मैं इक्वल लगा देता हूं, बस उसको अलग से स्पेसिफाई कर दूंगा। तो इन दोनों में इक्वल वाला केस अपने पास कब जा रहा है? जब एक्स के डिफरेंट वैल्यूज की बात हो। और इन दोनों में क्या जा रहा है? जब एक्स के लिए अपने पास इंटरवल की बात हो रही हो। बात समझ आया? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? ठीक बात, तो मैं इसको लिखवा दे रहा हूं कि अपने को तरीका समझ आ गया। हमने एफ डैश एक्स निकालना है, वैल्यू चेक करनी है, वैल्यू ऑब्जर्व करने पर पता चल रहा है केवल पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, केवल पॉजिटिव या कहीं कहीं एक्स की अलग अलग वैल्यू पर जीरो, तब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, पॉजिटिव या इंटरवल में जीरो, इसका मतलब ओनली इंक्रीजिंग, केवल नेगेटिव तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, केवल नेगेटिव या एक्स की अलग अलग वैल्यूज पर जीरो तो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नेगेटिव या फिर इंटरवल में जीरो मतलब डिक्रीजिंग। बात समझ आ रहा है? तो ये पॉइंट हमको याद रखना है, अब इसको मैं लिखवा दे रहा हूं। ठीक है, तो लिखना अपने पास केस वन, इफ एफ डैश एक्स इक्वल्स एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो, और एफ डैश एक्स इक्वल जीरो, और एफ डैश एक्स इक्वल जीरो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, और मैं बोलूं फॉर डिफरेंट काउंटेबल वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स, और इसके ब्रैकेट में लिख लेना नॉट इन इंटरवल, वो और क्लियर हो जाएगा। Not in interval, not in interval, then fx is said to be strictly increasing, then fx is said to be strictly increasing। कुछ भी रिपीट करना है इसके अंदर? क्लियर है? दूसरा पॉइंट लिखना, if f dash x is greater than equal to zero, दूसरा if f dash x is greater than equal to zero, ब्रैकेट में लिखना where equal to zero holds, yeah is true, where equal to zero is true for different for one or more intervals of x, where equals to zero is true for one or more intervals of x, one or more intervals of x, then f is said to be increasing function, f is said to be increasing function। इंक्रीजिंग का मतलब समझ आ रहा है? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, नॉट डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, सब एक ही बात है। ठीक बात। अब सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लो थर्ड और फोर्थ में, मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए सेम थर्ड फोर्थ में कॉपी कर लो, बस जहां ग्रेटर देन इक्वल था वहां लेस देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ये वाला केस। ठीक बात, करिए। हिंदी में लिखो फर्स्ट, यदि एफ डैश एक्स बराबर एफ डैश एक्स जीरो, इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, यदि एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा मतलब ग्रेटर देन जीरो, और या एफ डैश एक्स बराबर जीरो, या एफ डैश एक्स बराबर जीरो, इसके ब्रैकेट में लिख लेना एक्स के भिन्न मानों के लिए जो अंतराल में नहीं आते हो, एक्स के भिन्न मानों के लिए जो अंतराल में नहीं आते हो, तो एफ एक्स निरंतर वर्धमान होगा, तो एफ एक्स निरंतर वर्धमान होगा यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ब्रैकेट में लिखना जहां एफ डैश एक्स बराबर जीरो, यदि एफ डैश एक्स मतलब सॉरी क्या लिखा हमने, जहां एफ डैश एक्स बराबर जीरो एक्स के एक या एक से अधिक अंतराल के लिए सत्य हो, जहां एफ डैश एक्स बराबर जीरो एफ एक्स के एक या एक्स के एक या अधिक अंतराल के लिए सत्य हो, एक या अधिक अंतराल के लिए सत्य हो, तो एफ एक्स वर्धमान फलन होगा, तो एफ एक्स वर्धमान फलन होगा।
ठीक बात। अब ऐसे कैसे तीसरा और चौथा पॉइंट लिख लो, बस ग्रेटर देन की जगह लेस देन कर देना, वर्धमान की जगह ह्रासमान कर लेना। और किसी को लिखने में दिक्कत आए समझने में तो बोल देना, मैं स्पेसिफिक बता दूंगा। इंग्लिश में भी जिसने लिखा हो और कोई चैलेंज आ रहा हो उसको लिखने में समझने में तो बोलिएगा, मैं उसको डिक्टेट कर दूंगा। सवाल लिखो। फाइंड द मोनोटोनिसिटी, इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी। फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी of given functions. Find the interval of monotonicity of given functions. इसमें क्या होगा, इसमें अपने को इंटरवल बतानी है कि कौन से इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है। ये ऐसे जाएगा। ठीक बात, ये पूरे कंप्लीट की बात नहीं कर रहा, इंटरवल में किस इंटरवल में इंक्रीजिंग किस इंटरवल में डिक्रीजिंग ये पूछा जा रहा है। ठीक है, हिंदी में भी लिख लेना। दिए गए फलनों की दिए गए फलनों के एक दृष्टता का अंतराल ज्ञात करिए। एक दृष्टता का अंतराल ज्ञात करिए। चलिए क्वेश्चन से लिखिए भाई। हाँ, अब वो चेक कर कि कौन से, ये तो अपने कई 2-3 बार करे हुए ऐसा सवाल तो ना। हाँ, कहाँ पे पॉजिटिव, अच्छा ये अपने पास ऐसा है। एक काम कर दो, ये जो थर्ड वाला है इसमें डोमेन फिक्स कर लेते हैं अपन। इसमें ऐसा बोल देते हैं कि x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 2 पाई, ये ऐसा कर लो। नहीं है तो मैंने वन, फिर अपने को बस वो बताना है कि इसके केस के अंदर कब वो इंक्रीजिंग कब वो डिक्रीजिंग है। नमस्ते बेटा, बनाइए। कौन से में चैलेंज आ रहा है? थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट में किसी को डाउट है तो बताओ। फर्स्ट में किसी को भी डाउट क्या आ रहा है, मतलब कहाँ कहाँ पे इंक्रीजिंग है? फर्स्ट वाला 0 से 1 पे, अच्छा 0 से 1 और 2 से इनफाइनाइट पे इंक्रीजिंग, और 1 से लेकर 2 पर डिक्रीजिंग, और माइनस इनफाइनाइट से 0 पर भी डिक्रीजिंग। यही आ रहा है सबका? किसी को कंफ्यूजन है, करना है बोर्ड पे तो बताइए भाई। हो गया, ये मैच हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन, एक्स एल एन एक्स। अब वो जो आप समझ रहे हैं एक बात, जैसे कोई ऐसा चल रहा है कि 0 पे बदल जा रहा है, तो 0 पे आप उसको दोनों जगह ओपन दोनों जगह क्लोज कर सकते हो, कि एक जगह ओपन एक जगह क्लोज कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब वो अगर तू उससे इधर ले रहा है तो वो मतलब 0 पे क्या जा रहा है, एक पॉइंट पर तो 0 जा रहा है, तो एक पॉइंट पे 0 जा रहा है तो उसको तू कंसीडर कर सकता है वहीं से क्लोज में। ठीक है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्लोज में भी गलत नहीं बोल सकते, ऊपर में भी गलत नहीं बोल सकते। चलिए दूसरा एक्स एल एन एक्स हो गया, नहीं हुआ? चलो सवाल कर लेते हैं एक बार। चलो भाई, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स एल एन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन इजी जाएगा। एक्स एज इट इज एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस एल एन एक्स एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन, विच इज 1 प्लस एल एन एक्स, यही तो आ रहा है। अब एल एन एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाता है? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में +1 करोगे तो नेगेटिव भी जाएगा पॉजिटिव भी जाएगा। कब नेगेटिव जा रहा है कब पॉजिटिव जा रहा है चेक कर लो। तो एक बार कर लेता हूँ, ये अपने पास किसके बराबर आ रहा है यार? अपने पास एफ डैश ऑफ एक्स। तो एक बार हम एक काम करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखते हैं, यानी कि 1 प्लस एल एन एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं, यानी कि एल एन एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ग्रेटर देन इक्वल टू -1 करते हैं। ये क्या जाएगा अपने पास, इसका वैल्यू अपने को समझ आता है, ये क्या जा रहा है e टू द, तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू e टू द पावर -1, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन ई। तो जब x का वैल्यू 1 अपॉन ई से ग्रेटर इक्वल है तो उस केस के अंदर तो अपने पास क्या जाएगा, ये एफ डैश एक्स पॉजिटिव। एफ डैश एक्स पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, इंक्रीजिंग। तो यानी कि अपने को ये समझ आ रहा है यहां से कि अगर if x ग्रेटर देन इक्वल्स 1 अपॉन ई, तो इस केस के अंदर f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ऐसा है इसका मतलब fx अपने पास क्या आ जाएगा, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन मैं बोल दे रहा हूं, कोई दिक्कत है इसके अंदर। दूसरा पॉसिबिलिटी अपने पास f x का वैल्यू लेस देन 1 अपॉन ई। अब लेस देन 1 अपॉन ई में ध्यान रखना है कि x किसके साथ है, ln के साथ। ln के साथ है तो डोमेन का कॉन्सेप्ट जाएगा,
डोमेन का कॉन्सेप्ट जाएगा तो x का वैल्यू 0 से ग्रेटर होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए, तो ये हम बोल सकते हैं कि x 1/e से स्मॉलर और 0 से ग्रेटर है। आप यहां चाहो तो इक्वल का साइन लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, ऑप्शन के हिसाब से दोनों करेक्ट होगा। बात समझ? अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब अपने पास जो f डैश x आएगा वो क्या आ जाएगा? नेगेटिव। f डैश x नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब fx क्या आ जाएगा? डिक्रीजिंग। बात समझ आ गया? तो 0 से 1/e पे डिक्रीजिंग है और 1/e से इनफाइनाइट के ऊपर इंक्रीजिंग है। ये अपने पास रिजल्ट आ रहा है। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो बताओ। हाँ यही तो आया, 0 से 1/e पर डिक्रीजिंग आ गया, f डैश x नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग आ गया, 1/e से बड़ा तो इनफाइनाइट तक जाएगा, तो उस केस में इंक्रीजिंग आ गया। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ भाई। क्या क्लियर है? चलो जिसका नहीं हुआ तो एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। जीरो को ध्यान रखना है क्योंकि डोमेन तो देखेंगे ही हम, और डोमेन तो लॉग ही डिसाइड करेगा, लॉग का डोमेन तो पॉजिटिव ही आएगा। तो सीधे अगर हम 1/e से छोटा बोलते तो गलत बोल रहे, 1/e से छोटा लेकिन 0 से ग्रेटर। चलिए भाई डन। इसमें कोई डाउट? आगे बताओ। अगला वाले में किसी को डाउट है तो बताओ। डाउट कौन सा? थर्ड वाला, साइन प्लस कॉस। चेक कर लेते हैं। वैसे ऐसे होगा शायद 0 से π/4 पर इंक्रीजिंग होगा, और नहीं 0 से हाँ π/4 पे होगा, फिर π/4 से 3π/4 पे डिक्रीजिंग होगा, फिर वहां से वापस इंक्रीजिंग होगा। यही आ रहा होगा। हाँ फंक्शन अपने पास है f(x) इक्वल्स टू साइन x प्लस कॉस x। बोर्ड पे देख लेना भाई। ऐसा है तो f डैश x निकालें तो इसका डिफरेंशिएशन आता है cos x और इसका आ जाता है माइनस ऑफ साइन x। तो मैं उल्टा भूल गया था, सही आएगा कि 0 से π/4 और 3π/4 से लेकर 2π तक, वहां तक फंक्शन जा रहा होगा डिक्रीजिंग, और उसके अलावा बीच में जा रहा होगा इंक्रीजिंग। ये ऐसा जाएगा। कैसे? भाई कॉस और साइन को चेक करना है। अब कॉस और साइन को चेक करना है तो अब अपने को समझ आ रहा है कि यहाँ से f डैश x का वैल्यू पॉजिटिव कब जाएगा? ये जाएगा जब cos x का वैल्यू sin x से बड़ा हो, और उसके अलावा f डैश ऑफ x का वैल्यू नेगेटिव कब जाएगा? ये जाएगा जब cos x का वैल्यू sin x से छोटा हो। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? भाई ऐसा ही जाएगा। cos x बड़ा है तो cos माइनस साइन पॉजिटिव आएगा, cos x छोटा है तो cos माइनस साइन नेगेटिव आएगा। ठीक बात। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे चेक करें? ये तो आता ही होगा अपने को कि हम 0 से 2π का ग्राफ बना लें। ये 0 मान लेते हैं, यहाँ पर कहीं 2π होगा, अगर ये 2π होगा तो यहाँ पर कहीं पाई होगा, इससे पहले अपने पास कहीं π/2 और ये बीच में कहीं 3π/2 होगा। अब ग्राफ बना लो, एक बार साइन का और एक बार कॉस का। तो साइन का ग्राफ बना लूं तो साइन का ग्राफ अपने को ध्यान है 0 से π/2 देन पाई, फिर यहाँ से पाई से माइनस 3π/2 और 2π। ये साइन का ग्राफ बना। ऐसे कॉस का ग्राफ बना लो। कॉस का ग्राफ बनाएंगे तो क्या आ रहा है चेक करें। तो कॉस का ग्राफ 0 से π/2 पे ऐसा, π/2 से 3π/2 अपन चेक करेंगे तो ये ग्राफ ऐसा जा रहा होगा। ये π/2 और ये 3π/2 है, पाई पर -1, फिर -1 से वापस जाके 3π/2 पे ऐसा, और फिर आगे जाके ऐसा। शायद ऐसा ही ग्राफ बनता है। ऐसा ही ग्राफ बनता है तो चेक कर लो कब कौन पॉजिटिव कब कौन नेगेटिव है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से अपने को समझ आ रहा है, ऊपर ऊपर लाइन बनाता हूँ कि यहाँ ये पॉजिटिव, फिर ये सारा यहाँ तक ये पॉजिटिव, फिर यहाँ पर ये पॉजिटिव, ऐसा ही तो जा रहा है। तो अगर मैं चेक करूँ तो येलो वाली लाइन कब कब पॉजिटिव है वो देख लो। तो येलो वाली लाइन समझ आ रही है कब पॉजिटिव जा रही है? येलो वाली लाइन पॉजिटिव जा रही है अपने पास यहाँ से, यानी कि एक तो ये वाली वैल्यूज, यानी कि ये वाला इतना पॉइंट, और इसके अलावा कहाँ से पॉजिटिव जाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ तक तो ये येलो वाला पॉजिटिव जा रहा है। येलो वाला पॉजिटिव का मतलब कौन बड़ा हो गया? कॉस बड़ा हो गया। यही तो जा रहा है। तो कॉस कब कब ग्रेटर जा रहा है? 0 से यहाँ तक। अच्छा ये कौन सा पॉइंट अपने पास जाएगा? π/4। और ये कौन सा पॉइंट जाएगा अपने पास? पाई प्लस π/4। पाई प्लस π/4 मतलब कितना आ गया? 5π/4। यहाँ ऐसे जा रहा होगा। तो बस समझ आ रहा है अपने को। तो cos x कब ग्रेटर है? तो cos x ग्रेटर जब x बिलोंग कर रहा है 0 से π/4 यूनियन 5π/4 से लेकर 2π, ऐसा। और बच गया जहां पे cos छोटा है, तो cos कहां से कहां तक छोटा है? x बिलोंग से π/4 से लेकर कहां तक? 5π/4 तक। ये ऐसा जा रहा है। एक बार कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? चलिए इसका नहीं हुआ वो एक बार नोट कर लीजिएगा। फोर्थ वाला हो गया।